नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे हर भारतीय जानना जरूर चाहेगा। और खबर यूं है कि चीन को गलतफहमी है कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो आज हम इनको बताने जा रहे हैं कि क्या है पूरी कहानी, किस तरह से भारत आपके साथ कंपैरिजन में कहां खड़ा हुआ है और किस प्रकार से भारत की रणनीतियां तुम्हारे लिए गलतफहमी सिद्ध हो सकती हैं। यह चर्चा कहां से निकली, चीन का दावा क्या है जिसके चलते आज के सेशन में हम इस बात तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से निकल करके यह बात आई है, शुरुआत में बताते हैं। बात जहां भारत और चीन के कन्फ्लिक्ट की हो, ये कहां से उठा, सबसे पहले वो बताते हैं आपको। ये इतने सारे जो लोग बैठे हुए टेबल्स पर दिखाई दे रहे हैं, देख करके लग रहा है कि 200 से अधिक लोग बैठे हुए हैं। ये लोग बैठे हुए हैं सिंगापुर की एक होटल में। होटल का नाम है शैंग्रीला। शैंग्रीला होटल के अंदर एक मीटिंग हुई है और वो मीटिंग थी एशिया के सिक्योरिटी को लेकर के। कब आयोजित की गई? 2 से लेकर 4 जून के बीच में आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर में इस मीटिंग का नाम था शैंग्रीला डायलॉग। मेरे प्यारे साथियों, जैसे भारत के अंदर जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है उस पहाड़ी का नाम रायसीना हिल्स है, वहां पर जो मीटिंग सिक्योरिटी डिफेंस कॉर्पोरेशन से होती है उसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। ऐसे ही सिंगापुर में शैंग्रीला होटल में होने वाली इस IISS इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित ये लंदन बेस्ड एजेंसी है, उसके द्वारा एशिया पैसिफिक में सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को बुलाकर जो मीटिंग कराई जाती है, इसे शैंग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ये जो शब्द इटसेल्फ है, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ये एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है और इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, जो हर साल एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसके द्वारा वर्ष 2002 से आयोजित करवाया जा रहा है। चूंकि सिंगापुर की सरकार भी इसमें एज एन पार्टनर शामिल होती है, इसलिए यह सिंगापुर की शैंग्रीला होटल के नाम से जाना जाता है, शैंग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। तो पहली जानकारी तो आपको यह निकल कर आ गई, शैंग्रीला डायलॉग है क्या। ठीक है, इसमें कौन शामिल होता है? तो देखिए, यहां पर जो भीड़ आपको दिख रही है, ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत ही खास लोग हैं। खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लगभग 49 देशों से लोग आते हैं, 49 कंट्रीज से। और यहां के आए हुए लोग बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज के प्रमुख होते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से रॉ एंड आईबी के चीफ चले गए या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि चला गया, वहां पर जाकर के दुनिया की जो थ्रेट चल रही है, या एक तरह से ऐसे समझिए, देखिए नेशनल लेवल पर गृह मंत्रालय सभी आईपीएस लोगों की बैठक बुलाते रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लोग कहां बैठें, इसके लिए इस तरह की मीटिंग्स की जाती हैं। ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्थशास्त्र को लेकर बात होती है, डिफेंस से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो शैंग्रीला डायलॉग में एशिया पैसिफिक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ये अपने अपने अधिकारियों को भेजते हैं। कई बार डिफेंस मिनिस्टर लेवल के लोग भी पहुंचते हैं और यहां पहुंच करके सब लोग अपनी राय रखते हैं, अपनी तरफ से बताते हैं कि एशिया पैसिफिक में चले। यहां पर कोई ये G20 जैसी मीटिंग नहीं होती है, लेकिन ये मीटिंग बहुत खास होती है क्योंकि इसकी वजह से दुनिया को नया पर्सपेक्टिव मिलता है, खासियत पता चलती है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसी समिट में एक चीन की तरफ से कर्नल साहब आए हुए थे। ये कोई सीनियर कर्नल है चीन का, जिसका नाम है झाओ जिंगझाओ। इस झाओ जिंगझाओ के द्वारा हाल ही में एक कमेंट दिया गया और वो क्या बोला? ये है कौन? ये PLA अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस का कोई सीनियर कर्नल है। ये जनाब यहां पहुंचे थे। इन्होंने भारत के बारे में बयान दिया। क्या बयान दिया? इंडिया नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिया से हमें कोई भी डर नहीं है। अनलाइकली टू कैच अप इट्स डिफेंस सेक्टर, और ये हमारे डिफेंस सेक्टर के बराबर कभी नहीं पहुंच सकता। आपको यहां पर चाइना ने कहा इंडिया मिलिट्री एज नो थ्रेट टू बीजिंग, अनलाइकली टू कैच अप, यानी इंडिया हमारे बराबरी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान को लाइटली लेते हैं। कैसे लेते हैं? अरे पाकिस्तान का चर्चा छोड़ो, हम तो खुद ही मानते हैं कि चीन से कंपटीशन करना है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल में से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन चाइना वाले भी ये मानते हैं कि इंडिया हमारे बराबर नहीं है।
कोई बात नहीं साहब, अगर इनको यही लगता है तो इन्हें ज्यादा नहीं 75 साल पुराना इतिहास याद दिलाना है, जब इंडियंस के पास गन नहीं, वो डंडा हुआ करता था, गांधी जी वाला लाठी हुआ करती थी, और उससे दुनिया की उस सत्ता को उखाड़ फेंका था इंडियंस ने, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो सत्ता सब पर राज करती थी, वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। चीन वालों, तुम बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हो। उस समय हम कुछ नहीं थे, तब हमने ब्रिटेन को खदेड़ा था। आज तो हमारे पास इतना कुछ है कि तुम हमसे बस एक नंबर में ऊपर चल रहे हो कि तुम्हारे पास थोड़े सैनिक ज्यादा हैं। ये तुम हमारे बारे में जो कमेंट्री कर रहे हो, ये और कुछ नहीं, अपना भय कम कर रहे हो। कहते हैं कि लाइन बराबरी की हो तो दूसरे की छोटी करने के लिए उसकी लाइन को नीचे से मिटा दो। तुम कोशिश ऐसी कर रहे हो कि इंडियंस के आत्मविश्वास से खेलो। अरे अब तो जो हमारे नंबर हैं सब प्रोग्रेसिव हैं। विचार करो एक जमाना जब इंडियंस ने केवल लाठी दिखाकर ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया था। भैया 75 साल देश के पूरे हो चुके हैं, लोड मत लो। हमारे पास में अगर एक एक बंदूक भी रह गई ना तो तुम्हारे नमंचों को, तोप को, सबको उड़ा देंगे। खैर, तुमको जवाब टेक्निकल देंगे। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए चीन के सिंगापुर में हुए इस एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी डायलॉग में जब इन्होंने कहा कि भारत से हमें कोई खतरा नहीं है, तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था कि भारत जो है वो अपनी सेना को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा है। देखिए, ये बात आपको स्वीकार भी करनी होगी, हर बात को भावनाओं से नहीं लपेट सकते। आपको ये स्वीकार भी करना होगा कि इंडिया के केस में मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का आधुनिकीकरण एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज क्यों है, मैं फिर से याद दिला दूं, क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना को बड़े निवेश की आवश्यकता है। आने वाला वार, आने वाला युद्ध आप जिस तरह से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है। कन्वेंशनल का मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, फाइटर जेट से हमले हो रहे हैं, टारगेटेड तरीके से डिफेंस किया जा रहा है। उनको ऑपरेट करने के लिए लोग भले ही लगे हों। यानी मॉडर्न वारफेयर में जहां ड्रोन्स की महत्ता, मिसाइल्स की महत्ता है, उसे लेकर चीन का बयान है कि भारतीय सेना हमारी तरह मॉडर्न नहीं है। खैर, तुम्हारे हर सवाल का जवाब हमारे पास है। इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर चर्चा करें तो भारत अभी हमसे काफी पीछे है। तथ्यात्मक रूप से तुम सही हो खड़े हैं। किस प्रकार से इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाना गलत है, मैं आपको बताता हूं। हमने शुरू कहां से किया और हम कहां जा रहे हैं, अब आपको आज के सेशन में पता चलेगा। देखिए, जब बात भारत और चीन की सेना की हो तो चीन और भारत की सेना में जो कंपैरिजन है वो दुनिया की पहली और दूसरी सेना के नाम पर होता है। दुनिया की सबसे बड़े सैनिकों को, सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को चीन रखता है और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सेना भारतीयों के पास है। चीन के पास जहां 20 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं सेना के, वहीं भारत के पास 14,60,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत रखता है। जहां बात हो टैंक की तो जहां चीनियों के पास लगभग 5,000 टैंक हैं, लगभग 4700 टैंक भारत के पास भी हैं। अच्छा साथियों, ये डेटा 2020-2022 इस बीच में छपे हुए अखबारों से लिया गया है। संभवतया इनमें कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम एकदम इनकी पुष्टि 100% नहीं करते। पता चले यहां 14 लाख की जगह 15 लाख हो गए हो, यहां 4600 की जगह 4700 हो गए हो। इसलिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि इन डेटा को आप सिंबॉलिक रूप से यूज करें, तथ्यात्मक रूप से नहीं, क्योंकि हमने भी तमाम अखबारों से 2020 और 2022 के बीच के अखबारों से इसे लिया है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इनके पास 100, हमारे पास 100 है। आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर, ये सब हमारे पास हैं। दुनिया के अंदर अगर सेना के नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो भारत अमेरिका से भी बड़ी सेना रखता है। और अगर बात नंबर पर हो तो इस प्रकार से तो ये अमेरिका के पास तीसरी बड़ी सेना है, तो वो तो चीन से पीछे होनी चाहिए। यहां ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी ऑफ सेना मैटर करती है। हालांकि चीन ने उस तरफ हमारा ध्यान सही दिलाया है कि भारत ने मॉडर्नाइजेशन में कमी छोड़ रखी है, हम लोग आगे हैं। अब ये लोग कितने आगे हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये इतने आगे हैं कि अपने सैनिकों के अंदर ताकत भरने के लिए अरुणाचल प्रदेश से कीड़ा जड़ी तोड़कर लेकर जाते हैं, गधे का जिलेटिन चटाते हैं। इसके साथ साथ ही जब इन्हें मार पड़ने लगती है तो अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं। ये इतने ताकतवर हैं। और तो और इनके
इनके खुद ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इंडिया हैज लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंटेन आर्मी, यानी पहाड़ पर हमला करने में सबसे सक्षम सेनाओं में दुनिया के अंदर भारत के पास सबसे बड़ी सेना, ये इनके खुद के अधिकारी कहते हैं। और ये यूरेशियन टाइम में बाकायदा छपी हुई खबर है अप्रैल 5, 2023 की, कि चाइना के पास एक तो विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, फायर पावर की कमी है। अगर दो फ्रंट का वॉर छिड़ जाए अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज यहां पर हिमालय कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने पर डरती है पीएलए आर्मी। इसी कारण से नेपाल के जो गोरखा हैं, जो भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में शामिल हैं, उन्हें अपनी ओर लगातार खींचने का चीन प्रयास करता है कि भैया पहाड़ पर जाकर हम नहीं लड़ पाएंगे इंडिया के सामने, कृपया करके हमारे साथ आ जाओ। तो ये केवल बातों के जो भाषण वीर थे उनको चेहरा दिखाने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ एयर पावर की अगर बात की जाए तो इंडिया के पास जहां एयरक्राफ्ट 2200 हैं, इनके पास 4000 हैं। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंडिया के एयरक्राफ्ट अधिकांश या तो अमेरिका से हैं या रशिया से हैं। इनके अधिकांश या तो रशिया से हैं या खुद के बनाए हुए हैं। इनके खुद के बनाए हुओं का हाल ऐसा है कि दुनिया के अधिकांश देश इनसे कहते हैं कि माननीय, जो सामान आपने हमें दे दिया था कृपया करके वापस ले जाइए। यही कारण है कि पिछले 10 सालों में इनका जो टोटल डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो 23% डाउन हो गया है। वहीं भारत का $10 बिलियन के करीब पहुंचने जा रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट की जहां भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात की जाए, इन तीनों की संख्या चाइना के पास 2500 है और लगभग इतनी ही 1800 के आसपास इंडिया के पास भी संख्या है। नेवल की अगर बात की जाए तो माना कि भारत के पास नेवल असेट इनकी तुलना में कम है, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर इनकी तुलना में कम है, लेकिन इसके बावजूद इस संख्या को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर कुछ चीजें जानने योग्य मिलती हैं। क्या मिलती हैं? इनके पास में ये फ्रिगेट वगैरह हम सबसे ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, इनके पास पनडुब्बियां भी, यानी कि जो पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स हैं, वो भी भारत से ज्यादा हैं। चीन के पास 59 सबमरीन्स हैं, भारत के पास 16 ही सबमरीन्स हैं, मान लिया। लेकिन जनाब कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो चाइना वालों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। पहले ही कहा जाता था हमारे यहां तो चाइनीज माल ज्यादा टिकता नहीं है, और ये तो सैटेलाइट तस्वीरें खुद बोलती हैं। जिन लड़ाकू विमानों के यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें ये लोग दिखाते हैं, एक सैटेलाइट इमेज वायरल हुई थी, आप खुद देख सकते हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है चीन के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसके ऊपर आप दरार ऐसे देखिए जैसे कि घर पर भूकंप आ गया हो और यहां पर छतें टूट गई हो। ऐसे में क्या एयरक्राफ्ट उड़ लेगा भाई? है ये चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी दरारें देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीन का माल टिकता नहीं है। और भारत की बात अगर हो तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑस्ट्रेलियन पीएम भी आकर देखने आते हैं, तो भारतीय सेना तो उसको गर्व से धारण करती है सेल्फ मेड के आधार पर। माना कि अमेरिका के बाद चीन सबसे ज्यादा हथियारों पर खर्चा करता है, लेकिन टॉप 4 के अंदर तो भारत भी आता है। अजी हम तो लाठी भाटा जंग वाले लोग हैं, एक कस के पत्थर मारे तो खून निकाल दें। बट चक्कर यह है कि जब बातें पैसे के साथ काउंट करने की हो तो हम चीन से माना पीछे हैं। और यह बात हमारे लिए लेसन है कि इंडिया को केवल बातों में नहीं जीतना है, काम करके जीतना है। भारत को अगर चीन का मुकाबला करना है तो बातों से नहीं हराना है, करके हराना है। चीन इस समय दुनिया की 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है लगभग हमसे चीन, और भी लगभग 6 गुना। इतनी बड़ी इकोनॉमी तक पहुंचने का बड़ा रास्ता उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ताकत बना के किया है। भारत को भी जरूरत है कि मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं पर काम करते हुए भारतवासियों को रोजगार देते हुए इस कंपटीशन को आड़े हाथों लेना चाहिए। हालांकि बात हो तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 1.5 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है इंडिजीनियस लेवल पर प्रतिवर्ष, तो लगभग 10 साल का $10 बिलियन हो जाएगा। वही चाइना का आर्म एक्सपोर्ट 23% गिर कर आया है। देखो भैया एक चीज जान लो, चीन और भारत का जब कंपैरिजन हो रहा हो तो उस समय यह जानना जरूरी है कि भारत के पास भले ही इक्विपमेंट कम हो, लेकिन वो ट्रायल और टेस्टेड हैं दुनिया भर के युद्ध में। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका यूक्रेन को वेपन दे ही इसलिए रहा है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे ही इसलिए रहा है ताकि उसकी टेस्टिंग दुनिया के सामने हो जाए और अमेरिका से लोग उसे खरीदना शुरू कर दें। यही हाल चाहे रूस का है। रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसके पीछे का बड़ा कारण है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स को बेचना चाहता है दुनिया को कि देखो मेरा S-400 कैसे काम करता है, मेरी किंजल मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है। हाइपरसोनिक से याद आया, चाइना वालों तुम्हारे ऊपर तो आरोप है तुम तो हाइपरसोनिक तकनीकी भी चुराते हो, जिसके चक्कर में रूस वाले तुमको पहले ही आउट करके रखते हैं और उन लोगों को जो खुफियागिरी का काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। बताएंगे। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, भारत के पास जितने भी इक्विपमेंट हैं या तो रशियन मेड हैं या अमेरिकन मेड हैं, आप देख सकते हैं। और इनके पास में जो इक्विपमेंट हैं वो सेकंड लार्जेस्ट इक्विपमेंट इनके पास रशियन मेड हैं। तो भारत के पास दुनिया भर के जो इक्विपमेंट हैं युद्ध के लिए वो ट्रायल और टेस्टेड हैं वॉर के अंदर, और इनके पास जो इक्विपमेंट हैं वो टेस्टेड नहीं हैं। तभी तो ये सुर्खियां छपती हैं कि बहुत सारे देशों ने इनसे कहा है कि आपके मिलिट्री इक्विपमेंट बड़े ही फॉल्टी किस्म के हैं, बड़ी ही कमियों के साथ उपलब्ध हैं, कृपया करके इन्हें वापस ले लीजिए। आप यहां पर 2021 की बांग्लादेश की खबर देख सकते हैं। चाइनीज आर्म टू ढाका फेल क्वालिटी एंड लॉन्गिटिविटी टेस्ट वन आफ्टर दी अदर। एक के बाद एक इनकी जो मिसाइलें हैं वो फुस्सी पटाखा निकली, जैसे दीपावली के अंदर अपन पटाखे लाते हैं और वो चल नहीं पाते, कुछ उस प्रकार का हाल इनका निकला है। तो दुनिया भर में इन्होंने बना चाहे कुछ भी लिया हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लिए हो, लेकिन अपने पटाखे आज तक चला नहीं पाए। हमारे ट्रायल और टेस्टेड पटाखे हैं उनको हमने यूज किया। बाय द वे चीनियों, तुम लोगों के बारे में तो पहले ही रशिया ने कह रखा है कि तुम सीक्रेट्स चुराते हो, तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं। जो कोरोना तुमने बना दिया अपनी लेबोरेटरी से, उसे छुपाने के लिए या उसे मिटाने के लिए भी तुमने दवाइयां चुराई थी अमेरिका और रशिया जाकर के, जबकि भारत ने अपने यहां पर नेचुरल रूप से इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई। वहीं दूसरी ओर जहां हाइपरसोनिक की बात हो, तुम रूस से जाकर चोरी करके आए हो, यह सुर्खी हमने आज से 11 दिन पहले पढ़ाई है। वहीं भारत ने अग्नि 5 में ग्लाइडर परीक्षण कर दिया, तुम्हारी हालत खराब हो गई। तुम यहां पर चेक करने आ गए कि इंडिया वालों ने क्या वाकई में हाइपरसोनिक टेस्ट कर लिया है, तुम्हारी नींदें उड़ गई। तो तुम केवल बौखला रहे हो और कुछ नहीं है। खबर देख सकते हो, रशियन हाइपरसोनिक साइंटिस्ट अक्यूज्ड बाय बिट्रेइंग सीक्रेट टू चाइना। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह खबर अच्छे से समझ में आ गई हो तो छोटी सी गुजारिश तो कर सकता हूं। लगभग 13,000 साथी लाइव हैं इतने से सेशन के अंदर, 20 मिनट के सेशन में, लेकिन लाइक की संख्या 2,000 है। यह कैसी नाइंसाफी है। भारत की बात सुनाता हूं और आपके अंदर लाइक करने का, शेयर करने का और शेयर सब्सक्राइब करने का जज्बा नहीं पनपता है, तो यह बात सुनकर हमें भी थोड़ा दुख होता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, एक चीज दिमाग में बिठा लो, हम लोग बातों में भले ही जीत जाएं, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता हमें ऑन ग्राउंड भी है, हमें फील्ड पर भी